तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवाया। मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल इजी स्टडी में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी को केमिस्ट्री या फिजिक्स दोनों का टॉपिक ले सकते हैं, मतलब रुद्रफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा, जो कि दोनों सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में ज़्यादातर आता ही है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे रुद्रफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था और उसकी क्या क्या निचोड़ क्या निकला था पूरे एक्सपेरिमेंट का, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस, कंक्लूजन्स, क्या क्या पता लगा था हमें इस एक्सपेरिमेंट से। एटॉमिक एटॉमिक मॉडल है रुदरफोर्ड मॉडल। हमें इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगा, पूरी ऑब्जर्वेशंस, कंक्लूजन्स, उसके पोस्टुलेट्स सब स्टडी करेंगे इसी एक ही वीडियो में। तो ज़्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो हमारा मतलब रुदरफोर्ड मॉडल है ना, एटॉमिक मॉडल, उसमें सबसे पहले हमारे पास एक्सपेरिमेंट आता है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। मतलब कि इस मॉडल के अंदर सबसे पहले रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद ऑब्जर्वेशंस दी, अपनी इंक्लूजन्स दी, वो बात की बात है। सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट पढ़ लेते हैं। एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सिंपल है। उसने सबसे पहले क्या किया था, एक रेडिएक्टिव सब्सटेंस लिया था, ठीक है ना, रेडिएक्टिव सब्सटेंस। अब रेडिएक्टिव सब्सटेंस ज़्यादातर को पता ही होगा कि क्या करता है, रेडिएशंस को एमिट करता है, ठीक है ना। रेडिएक्टिव सब्सटेंस का क्या काम होता है, उसने क्या करना होता है, रेडिएशंस को अपने आप ही एमिट करना होता है। उन रेडिएशंस में हमारे पास क्या आते हैं, अल्फा पार्टिकल्स आते हैं, बीटा पार्टिकल्स आते हैं। बट जो उसने रेडिएक्टिव सब्सटेंस लिया था ना, उसमें उसने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल्स एमिट किए, ठीक है ना। उसने क्या किया, एक रेडिएक्टिव सब्सटेंस ले लिया, और रेडिएक्टिव सब्सटेंस क्या करता है, अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करता है, मतलब अल्फा पार्टिकल्स को छोड़ता है, ठीक है ना। अब मैं बात करूँ, उसे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसने क्या किया, जो अल्फा पार्टिकल्स रेडिएक्टिव सब्सटेंस छोड़ रहा है ना, उससे उसने क्या किया, उसकी जो अल्फा पार्टिकल्स की एक बीम आ रही है, उसने उसे एक थिन गोल्ड फॉइल ली। थिन गोल्ड फॉइल मतलब पतली एक गोल्ड की शीट ली। उस पतली गोल्ड शीट से क्या किया उसने, उन अल्फा पार्टिकल्स को क्या कराया, स्ट्राइक करवाया। और जब वो अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो उस पतली सी गोल्ड की जो शीट है उसके साथ स्ट्राइक करती है। और ये आपको बता दूं, जो हमारी गोल्ड फॉइल थी ना, उसके साथ कवर, उसने उसे किसके साथ कवर किया था, जिंक सल्फाइड की एक सर्कुलर शेप की शीट थी, उसके साथ क्या किया था, कवर किया था। मतलब क्या क्या उसने एक रेडिएक्टिव सब्सटेंस लिया, उस रेडिएक्टिव सब्सटेंस ने अल्फा पार्टिकल छोड़े, और उन अल्फा पार्टिकल्स को उसने गोल्ड फॉइल के साथ स्ट्राइक करवाया। और जब गोल्ड फॉइल के साथ स्ट्राइक करवाता है, उसके बाद जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो किसके साथ जाकर स्ट्राइक करते हैं, जिसके साथ उसने एक मतलब सर्कुलर सी शेप की एक जिंक सल्फाइड की गोल्ड शीट लगाई थी। मतलब कि जो गोल्ड फॉइल है उसने सर्कुलर जिंक सल्फाइड की शीट से क्या किया था, कवर किया था। सिंपली पीछे से अल्फा पार्टिकल्स आते हैं और गोल्ड फॉइल के साथ स्ट्राइक करते हैं, चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। और जो हमारे पास जिंक सल्फाइड की शीट थी, उसके ऊपर जब वो अल्फा पार्टिकल्स पड़ते हैं ना, तो एक फ्लैश ऑफ लाइट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। सिंपली कि अल्फा पार्टिकल्स आए, गोल्ड फॉइल के साथ स्ट्राइक किए, और जो गोल्ड फॉइल थी उसे उसने किसके साथ कवर किया था, एक जिंक सल्फाइड की सर्कुलर शीट के साथ कवर किया था। सो फ्रेंड्स, ये हमारा क्या था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप था कि कैसे कैसे उसने क्या क्या चीज़ एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ली थी। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप तो हो गया फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम ऑब्जर्वेशंस की तरफ, कि जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसने ऑब्जर्व क्या किया, कि जब उसने अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के साथ स्ट्राइक तो वो करवा ही रहा था, उससे क्या क्या ऑब्जर्वेशंस मिली, उसे क्या क्या पता चला था। मतलब पता चलने की बात नहीं है कि उसे क्या क्या मिला, एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन का यही मतलब है। तो जो पहली ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जो 99% है, जो मतलब 99%, 99%, 99% मतलब 99% जो अल्फा पार्टिकल्स है ना, वो जैसे ही पीछे से आते हैं, मतलब रेडिएक्टिव सब्सटेंस से जैसे ही पीछे से आते हैं अल्फा पार्टिकल्स, वो एज इट इज वैसे के वैसे क्या करते हैं, सीधा सीधा आकर जो हमारी गोल्ड फॉइल थी, थिन गोल्ड शीट हमने ली थी, उसमें से क्या कर देते हैं, पास कर जाते हैं। मतलब उधर से आए और एज इट इज क्या करके उसमें से पास करके विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ये हमारी पहली ऑब्जर्वेशन थी कि जो पीछे से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सीधा एज इट इज क्या गोल्ड फॉइल के अंदर से पास करे जा रहे हैं बिना किसी डिफ्लेक्शन के। ऐसा नहीं होगा कि इधर आएंगे ऊपर चले जाएंगे, इधर आएंगे नीचे चले जाएंगे, कुछ ऐसा नहीं हो रहा। सेम टू सेम मतलब एज इट इज आ रहे हैं पीछे से, और पीछे से आने के बाद क्या है कि उस गोल्ड फॉइल में से पास कर रहे हैं सीधा स्ट्रेट पाथ में विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो फ्रेंड्स, ये हमारी पहली ऑब्जर्वेशन थी। पहला उसने ये एब्जॉर्ब कर लिया था कि ज़्यादातर जो है 99% अल्फा पार्टिकल्स एज इट इज पीछे से आ रहे हैं और सीधा सीधा जाकर क्या गोल्ड फॉइल में से पास कर रहे हैं। और गोल्ड फॉइल में से पास करने के बाद क्या किसके साथ स्ट्राइक कर रहे हैं, जो हमारी जिंक सल्फाइड की सर्कुलर शीट थी, ठीक है ना। ये हमारी पहली ऑब्जर्वेशन है। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। तो दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स मतलब जैसे कि
अब 99% तो एज इट इज पास कर रहे थे। अब जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे वो जब गोल्ड फॉइल के साथ स्ट्राइक करते हैं तो एक छोटे एंगल पे क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक है ना। जो दूसरी ऑब्जर्वेशन है कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, ऐसे आते हैं सीधा सीधा गोल्ड फॉइल के साथ स्ट्राइक करते हैं और छोटे से एंगल के ऊपर क्या कर जाते हैं, डिफ्लेक्ट कर जाते हैं छोटे एंगल के ऊपर, ठीक है ना। ये हमारी दूसरी ऑब्जर्वेशन है। अब हम आए थे फ्रेंड्स तीसरी ऑब्जर्वेशन के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। इसमें उसने क्या ऑब्जर्व किया कि बहुत ही ज़्यादा कम जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स जो है वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अदरवाइज मतलब 180 डिग्री के एंगल पर अपना पाथ ही रिट्रेस कर रहे हैं। मतलब क्या है कि बहुत कम जो अल्फा पार्टिकल्स है वो जैसे ही पीछे से रेडिएटिव सब्सटेंस से आ रहे हैं, गोल्ड फॉइल के साथ स्ट्राइक करने के बाद वो अपना पाथ ही रिट्रेस करे जा रहे हैं। मतलब जैसे वो पीछे से आए, स्ट्राइक करने के बाद क्या किया उन्होंने, एज इट इज अपने पाथ को क्या कर लिया, रिट्रेस कर लिया 180 डिग्री के एंगल पर। हम कह सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, डिफ्लेक्ट हो गए 180 डिग्री के एंगल पर, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारी तीन क्या थी, ऑब्जर्वेशंस थी कि पहले मतलब जो 99% अल्फा पार्टिकल्स है पहली ऑब्जर्वेशन में वो एज इट इज पास करके विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। दूसरी ये थी कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, जो है वो क्या थोड़े छोटे एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है ना। और थर्ड ऑब्जर्वेशन थी बहुत ज़्यादा कम, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम जो है वो क्या है, एक लार्ज एंगल पर स्ट्राइक करने के बाद क्या 180 डिग्री के एंगल पर वापस जा रहे थे, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या थी, तीन ऑब्जर्वेशंस थी रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट मैंने बता दिया और उसकी ऑब्जर्वेशंस मैंने बता दी, और अब हम चलते हैं हमारी कंक्लूजन्स की तरफ कि उसने क्या क्या कंक्लूजन्स निकाली। सो फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन्स के ऊपर कि जो ऑब्जर्वेशंस निकली, जो जो उसने चीज़ ऑब्जर्व की रुदरफोर्ड ने, उससे क्या क्या हमारे पास क्या निकलती है, कंक्लूजन क्या निकलती है, इस मॉडल का पूरा निचोड़ क्या निकलता है, हम कह सकते हैं। तो पहली जो हम अगर हमें ऑब्जर्वेशन याद हो तो पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो 99% अल्फा पार्टिकल्स थे वो जैसे ही पीछे से आ रहे थे स्ट्रेट लाइन ही क्या था, गोल्ड फॉइल में से पास करे जा रहे थे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना किसी डिफ्लेक्शन के। जैसे वो पीछे से आए वैसे ही एज इट इज वो क्या किए, गोल्ड फॉइल में से पास करके। तो फ्रेंड इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चलता है, क्या कंक्लूजन निकली कि ज़्यादातर जो एटम के अंदर स्पेस है ना हमारी, वो क्या है, एम्प्टी स्पेस है, खाली स्पेस है, ठीक है ना। पहली ऑब्जर्वेशन यही थी कि 99% अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास करे जा रहे हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि ज़्यादातर जो स्पेस है एटम के अंदर, एटॉमिक स्पेस जो है ज़्यादातर वो एम्प्टी स्पेस है, यानी कि खाली स्पेस प्रेजेंट है एटम के अंदर। जी हमें इससे क्या लगता है, पता चलता है, ठीक है ना। ये पहली हमारी क्या थी, कंक्लूजन थी। अगर फ्रेंड्स आपको थर्ड ऑब्जर्वेशन याद हो, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या था कि बहुत ज़्यादा कम जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो जब गोल्ड फॉइल के साथ स्ट्राइक कर रहे थे वो एज इट इज वापस जाते जा रहे थे, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ कि जब अल्फा पार्टिकल्स आए और एज इट इज अपना पाथ रिट्रेस कर लिया 180 डिग्री के एंगल पर वापस चले गए, इसका क्या मतलब है कि वो क्या हो रहा है, एक तरीके से रिपेल ही हो रहे हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। अट्रैक्ट होने का मतलब है कि एक दूसरे के पास जाना, और रिपेल होने का क्या मतलब है, जैसे स्ट्राइक किया वैसे ही वापस चले जाना, उससे दूर चले जाना, ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री के एंगल पर वापस चले जाना, उसे हम क्या कहते हैं, रिपेल कहते हैं ना। तो फ्रेंड्स तीसरी ऑब्जर्वेशन में यही हुआ था कि अल्फा पार्टिकल्स रिपेल हो गए थे गोल्ड फॉइल के साथ टकराने के बाद, बहुत ज़्यादा कम अल्फा पार्टिकल्स जो थे। तो फ्रेंड्स इससे हमें पता क्या लगता है, अब हम अगर देखें तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल्स पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और जब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और एज इट इज वापस जा रहा है, अपना पाथ रिट्रेस कर रहा है, इसका एक ही मतलब है कि एटम के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होगा, तभी उससे कोलाइड करने के बाद वो क्या किया, रिपेल हो गया। अगर नहीं होता तो हो सकता था उसमें से पास ही कर जाता। इससे हमारे मतलब दूसरी कंक्लूजन क्या निकलती हैं, दूसरी कंक्लूजन यही है कि एटम के अंदर एक हैवीली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, मतलब एक भारी भरकम पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तभी तो अल्फा पार्टिकल जिसके ऊपर पहले से पॉजिटिव चार्ज था वो आया और रिपेल हुआ। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल ही करेंगे। शायद यही कारण है कि वो रिपेल हुआ, क्योंकि हो सकता है कि एटम के अंदर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो सकता नहीं है, मतलब ऐसा ही था। इसी कारण से जो मतलब बहुत ज़्यादा कम अल्फा पार्टिकल जो थे जब आ रहे थे वो एज इट इज वापस जा रहे थे। इसका मतलब यही है कि उसके अंदर जो एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, इसी कारण से पीछे से जो अल्फा पार्टिकल्स आए वो उसके साथ स्ट्राइक करने के बाद एज इट इज वापस जा रहे हैं। मतलब क्या, दूसरी कंक्लूजन हमें ये पता लग गया कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तो भैया प्रेजेंट है ही पक्का, ठीक है ना। अगर हम थर्ड ऑब्जर्वेशन की तरफ, दूसरी ऑब्जर्वेशन अगर आपको याद होगी तो अल्फा पार्टिकल्स जो थे कुछ वो क्या है, छोटे एंगल पर क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे। पीछे से आने के बाद जो अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, छोटे एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जब एटम गोल्ड फॉइल के साथ स्ट्राइक करते हैं तो छोटे एंगल पर
डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि जो उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो एटम के अंदर जिसे हमने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या न्यूक्लियस कह लें, जिसे हमने कहा कि जिससे स्ट्राइक करने के बाद जो अल्फा पार्टिकल है वो अपना पाथ रीट्रेस कर रहे हैं। जो न्यूक्लियस उसके अंदर प्रेजेंट है ना, उसका जो वॉल्यूम है वो एटम के वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा क्या है, कम है, ठीक है ना। न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो पूरे एटम के वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा कम है। मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। जो अल्फा पार्टिकल्स क्या बिल्कुल सेंटर में टकराएंगे न्यूक्लियस के साथ, वो एज इट इज अपना पाथ क्या कर देंगे, रीट्रेस कर जाएंगे। जो अल्फा पार्टिकल्स क्या थोड़ी पास से गुजरेंगे, वो क्या करेंगे, एक स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट होंगे, ऐसा ही हुआ। और जो अल्फा पार्टिकल्स दूर होंगे उससे ज़्यादा, वो एज इट इज सेम प्लेन में पास कर जाएंगे। मतलब सारा फंडा किसका है, न्यूक्लियस का, कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिससे क्या स्ट्राइक करने के बाद रिपल्जन एंगल में चेंज हो रहा है। इससे हमें एक चीज़ तो पता लगेगी कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है। तो फ्रेंड्स ये हमारी 3 कंक्लूजन्स थी। अब हम चलते हैं रुदरफोर्ड के कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में, जो उसने अपने मॉडल में पॉइंट्स दिए थे, हमें हाईलाइट करके उन पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि रुदरफोर्ड ने क्या कहा था कि एटम का जितना भी मास है, जितना भी एटम के अंदर मास है उसका, और जितना भी उसका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, एटम के अंदर जितना भी उसका मास है और जितना भी उसका पॉजिटिव चार्ज है, वो बहुत ही छोटे से रीजन में क्या होता है, कंसंट्रेट होता है, और उसी रीजन को हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियस कह देते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। पहला पॉइंट हमारा यही है, पहला पोस्टुलेट, एटम के अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, जितना भी पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर प्रेजेंट है, और जितना भी उसका एंटायर मास है, वो एक छोटे से रीजन में कंसंट्रेटेड होता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियस कह देते हैं। और अब हम बात करें दूसरा पॉइंट क्या है कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज है किसके कारण, तो उसने क्या बताया था, जो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, वो एक प्रोटॉन पार्टिकल है जिसका नाम है प्रोटॉन। प्रोटॉन के कारण ही न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। रुदरफोर्ड ने बताया था कि जितना भी मास है एटम का और पॉजिटिव चार्ज है वो छोटे से रीजन में कंसंट्रेटेड है, जिसे हम न्यूक्लियस कह देते हैं। और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज किसके कारण होता है, प्रोटॉन के कारण होता है। थर्ड उसने ये बताया था कि न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब अगर जो इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल हो गए और न्यूक्लियस के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब कि दोनों प्रेजेंट है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। इस करके हम कह सकते हैं कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस क्या बैलेंस होते हैं। ये चीज़ उसने बताई थी। अगर हम फोर्थ पॉइंट की तरफ चले फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट ये है कि एटम के अंदर जहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ज़्यादातर जो स्पेस है वो क्या है, एम्प्टी स्पेस, खाली स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है ना। ज़्यादातर जो स्पेस है एटम के अंदर जहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो क्या है, खाली स्पेस प्रेजेंट है। वो इतना डिस्टर्ब नहीं करते अल्फा पार्टिकल। जो अल्फा पार्टिकल्स आए थे तो वो उनके साथ डिफ्लेक्शन नहीं करते, डिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के साथ ही हुई थी, ठीक है ना। ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। और अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट हमारा ये है कि मतलब जो होता है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं यूनिफॉर्मली। ये हमारे क्या थे, कुछ पॉइंट्स थे रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स। प्लीज़ यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, और लाइक शेयर कमेंट जो करना जल्दी कीजिए फ्रेंड्स। प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो पक्का कीजिएगा, जितने ज़्यादा व्यूज़ हो सके लाइए। और हाँ फ्रेंड्स, लाइक पक्का करिएगा, पर सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे भी वीडियोस बनानी होती हैं। और अगर आपको बोर मॉडल से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, मैंने वो पहले से बना रखी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल इजी स्टडी पे जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। काम 25 है, बोले तो 25 दिन है, गेम ओवर, बचा लेना अपने शहर को। काम 25 है, काम